उत्तराखंड में निकाय कर्मियों को धामी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, 1 जुलाई 2025 से मिलेगा लाभ। उत्तराखंड में चमकेंगी सड़कें और बनेंगे पुल, सीएम धामी ने 271.3 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। धामी सरकार ने पीले कार्ड धारकों के राशन में किया बदलाव, अब जनवरी से चावल के साथ गेहूं भी मिलेगा। उत्तराखंड में भालू के हमलों में घायलों को 10 लाख तक मिलेगी अनुग्रह राशि, वन विभाग शासन को भेजेगा प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले की सुनवाई टली, अब 9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। 24 से 29 दिसंबर तक होगा विंटर लाइन कार्निवाल, तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की बैठक। खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं पूर्व अर्धसैनिक कार्निवाल में मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हुए, क्या कुछ कहने सुना देते हैं आपको। अर्धसैनिकों को एक मुश्त 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। पूर्व अर्धसैनिक एवं अर्धसैनिक वीर नारियों को जिनके पास स्वयं की कोई अचल संपत्ति नहीं है को उत्तराखंड राज्य में जीवन काल में एक बार अचल संपत्ति क्रय किए जाने में स्टाम्प शुल्क में 25% तक की छूट भी प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड राज्य अर्धसैनिक बल कल्याण परिषद को क्रियाशील किया जाएगा और परिषद के लिए पुलिस मुख्यालय में एक कार्यालय कक्ष आवंटित किया जाएगा। सैनिक कल्याण निदेशालय में उप निदेशक अर्धसैनिक एवं बड़े जिलों के जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में सहायक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अर्धसैनिक के एक पद स्वीकृत किए जाएंगे, जिसमें पूर्व अर्धसैनिक संविदा में नियुक्त किए जाएंगे। इसके साथ जो अर्धसैनिक बलों के उनके बच्चे हैं, उनकी शादी हेतु भी जैसे हमारे सैनिकों के भांति जो धनराशि है वो धनराशि भी उनको प्रदान की जाएगी। हॉस्टल निर्माण हो रहा है, उसमें जो भी विलम्ब है उसको तत्काल जिलाधिकारी जी उसको देख लेंगे, हमारे प्रशासन के लोग। और जैसा अभी नेगी जी बोल रहे थे, ECHS की सुविधा के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। मेरा आपसे कहना है कि तत्काल भूमि सबसे पहले सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उस भूमि का चयन होना चाहिए। देखिए, मैं ये बात भी इसलिए कह रहा हूँ इतने जोर देकर कि मैंने लगभग 5 महीने तक अपने पूज्य पिताजी का इलाज करवाया और वो उनका ECHS का ही कार्ड था, CGSS और ECHS दोनों। तो उस कार्ड के कारण कई बार इधर से भागना, उधर भागना, ये भागना, वो थोड़ा और भी सरलीकरण भी होना चाहिए उसका। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग थोड़ा जैसे यहाँ से किसी को रेफर करते हैं दिल्ली, तो रेफर करने के बाद फिर एक बार और वहाँ जाना पड़ता है, उसकी भी थोड़ा सरल प्रक्रिया होनी चाहिए। मैं ये भी बात अपनी तरफ से भी लिखूंगा, क्योंकि जिनके पास साधन होते हैं, जिनके पास वो होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत जगह की जानकारी नहीं होती है जी, जानकारी नहीं होती है। फिर कोई बस में जा रहा है, कोई ट्रेन में जा रहा है, फिर सीधे अस्पताल जाएगा। गणेश जोशी जी, मैं तो आपसे कहूंगा कि ये काम आप करवा दीजिए। पूरे देश का जो है सारे सैनिकों के ऊपर, अर्धसैनिकों के ऊपर बहुत बड़ा उनके लिए काम होगा। आप लग के करवाइएगा। क्या होता है यहाँ से, जैसे CGSS, ECHS जो भी हमारे जो है ये इन्होंने गजरात जी ऐसा यहाँ से भेजते हैं, पहले यहाँ से करेंगे। जैसे बनबसा में हमारे यहाँ का खटीमा वाले का, उस तरफ वालों का बनबसा से रेफर करते हैं। कई बार तो वो कहते हैं कि नहीं कोई गंभीर बीमारी है तो पहले बनबसा से आप बरेली जाइए, बरेली वाले फिर देखते हैं, फिर देखने के बाद वो दिल्ली के लिए रेफर करते हैं किसी बड़े अस्पताल के लिए। तो दिल्ली जाने में भी एक वो जो बीच में उनका एक और सेंटर है, उस सेंटर में जाइए, फिर वो सारे कागज चेक करवाइए, लाइन लगी रहती है वहाँ पर लंबी सी। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक सेंटर से सीधे रेफर हुआ, सीधे अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। और इसके लिए मैं भी निवेदन करूंगा और मेरा कहना है कि ये काम आप अपने हाथ में ले लीजिए। जहाँ मुझे आपके साथ जाना हो मैं आपके साथ चलूंगा।
रक्षा मंत्री जी के साथ चलना है, कहीं पर चलना है तो हम लोग इसके लिए बात करेंगे। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी वीर योद्धा, हमारी सभी वीर नारियां हमारे इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अपना इसी प्रकार से हमारे सभी परिवारजन आप अपना आशीर्वाद भी देंगे, अपना सहयोग भी देंगे और सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य के, आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अब रुक करेंगे खबरों का। देहरादून से अहम खबर है, यूपीसीएल ने फिर शुरू किया स्मार्ट मीटर लगाने का काम। कुछ दिन की रोक के बाद फिर शुरू किया गया स्मार्ट मीटर लगाने का काम। यूपीसीएल के निदेशक परिचालन MRR ने जारी किया आदेश। बिजली संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए प्रक्रिया को रोका था। शिकायतों का निपटारा मेगा कैंप में किया गया। तो देहरादून से अहम खबर, यूपीसीएल ने फिर शुरू किया स्मार्ट मीटरों को लगाने का कार्य। यूपीसीएल के निदेशक परिचालन MRR ने जारी किया आदेश। बिजली संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए प्रक्रिया को रोका गया था। यूपीसीएल के निदेशक परिचालन MRR ने जारी किया आदेश। यूपीसीएल के निदेशक परिचालन MRR ने जारी किया आदेश। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शिकायतों का निपटारा मेगा कैंप में किया गया। बिजली संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए प्रक्रिया को रोका गया था। अब यह प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है। यूपीसीएल ने फिर शुरू किया स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य। देहरादून से अहम खबर, यूपीसीएल ने फिर शुरू किया स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य। यूपीसीएल के निदेशक परिचालन MRR ने जारी किया आदेश। यूपीसीएल के निदेशक परिचालन MRR ने जारी किया आदेश। यूपीसीएल के निदेशक परिचालन MRR ने जारी किया आदेश, जिसके बाद अब शिकायतों को के निपटारे को मेगा कैंप लगाया गया। मेगा कैंप में शिकायतों का निपटारा हुआ। बिजली संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए प्रक्रिया को रोका गया था। राजेश वर्मा हमारे ब्यूरो चीफ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, उत्तराखंड में अब यूपीसीएल ने फिर से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू किया गया। हालांकि इस कार्य को रोका गया था तमाम शिकायतों के बाद। अब यह कार्य फिर से शुरू किया गया है। क्या कुछ अहम जानकारी, क्या कुछ अहम अपडेट? बिल्कुल मनोज, देखिए लगातार जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, जो स्मार्ट मीटर है, उनको लेकर के कई बार जो है विवाद हुआ है और कांग्रेस ने खासतौर से स्मार्ट मीटर ना लगाने को लेकर कई बार विधानसभा में अपनी बात को जो है वो रखा है। तो अभी हाल ही में जो है इस पूरे प्रकरण को लेकर हुए सरकार ने मीटर में गड़बड़ियां ओवर जो है और साथ ही कई शिकायतों को भी रखते हुए इसको बना दिया गया है और उसमें जो आदेश है उसमें साफ तौर पर लिखा है निपटारा, यानी कि जो परेशानियां कम आ रही है, जब तक ये निपटारा नहीं होगा तब तक जो है ये स्मार्ट मीटर जो है वो परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन कहीं न कहीं सबसे बड़ी खबर है इस बात को लेकर के यूपीसीएल के जो निदेशक है MRR, उन्होंने इस संबंध में आदेश जारी किया है और इस आदेश में साफ तौर पर ये जिक्र किया गया है कि जो भी इस मीटर से जो
जो शिकायतें आई थी स्मार्ट मीटर को लगाने के लिए, जो भी बिजली से संबंधित शिकायतें थी, उनका निपटारा जो है वो कर दिया गया है कैंप लगाने के माध्यम से। और अब जो है दोबारा से ये प्रक्रिया जो है स्मार्ट मीटर की वो शुरू हो जाएगी। तो कहा जा सकता है कि देखिए अभी तक उपभोक्ताओं को ज्यादा पैसा जो है बिजली का देना पड़ रहा था, क्योंकि स्मार्ट मीटर तेजी से चलने की शिकायत आ रही थी, स्मार्ट मीटर में जो है कई धांधली की शिकायत आ रही थी। तो इस सारे प्रकरण को अब जो है यूपीसीएल ने ध्यान दिया है, जो उसका दावा है, और अब स्मार्ट मीटर के नए आदेश जो है वो लगाने के आदेश जो है तो यूपीसीएल द्वारा जो है वो जारी कर दी गई। तो बहुत ही प्रक्रिया जो है स्मार्ट मीटर शुरू करके अब जो है नया रूप लेती हुई नजर आ रही है, यानी जब दोबारा स्मार्ट मीटर प्रदेश में शुरू हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल राजेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो शिकायतों का निपटारा करने को मेगा कैंप में शिकायतों का निपटारा किया गया और अब स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई। बिजली संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए इस प्रक्रिया को रोका गया था, लेकिन एक बार फिर से यूपीसीएल ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। यूपीसीएल ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। यूपीसीएल के निदेशक परिचालन एमआर आर्य ने जारी किया आदेश, जिसके बाद अब स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार से अहम खबर है। बॉलीवुड आइकॉन धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार पहुंची हैं। पीलीभीत हाउस घाट पर परिवार ने अस्थियां विसर्जित की है। देओल परिवार ने मीडिया से पूरी तरह से निजी रखा ये कार्यक्रम। अस्थि विसर्जन के दौरान घाट पर प्रशासन अलर्ट रहा। भीड़ भाड़ से बचने के लिए परिवार का सख्त निर्णय। अंतिम विदाई सम्मान और शांति के साथ फोकस। तो देओल परिवार ने मीडिया से पूरी तरह से दूरी बनाई। देओल परिवार ने मीडिया से पूरी तरह से निजता बरकरार रखी, दूरी बनाई। भीड़ भाड़ से बचने के लिए परिवार ने यह सख्त निर्णय लिया। तो अंतिम विदाई शांति के साथ देने की बात कही गई। तो हरिद्वार से अहम खबर, बॉलीवुड आइकॉन धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित की गई हैं। तो बॉलीवुड के नायक और आइकॉन धर्मेंद्र की अस्थियों को विसर्जित किया गया है। देओल परिवार ने मीडिया से इस दौरान दूरी बनाए रखी। मनोज कश्यप हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, बॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड आइकॉन धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित की गई हैं, हालांकि परिवार ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आई? बिल्कुल, देखिए बॉलीवुड के आइकॉन माने जाने वाले धर्मेंद्र के निधन के बाद में आज जो उनकी अस्थियां थी वो हरिद्वार पहुंची थी। और सबसे पहले यहाँ पे जो विधिवत पूजा पाठ थी वो यहाँ पे की गई थी। हालांकि तमाम जो ये पूजा होनी थी ये यहाँ पे ब्रह्मकुंड घाट पर होनी थी, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए, तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ पे जो अस्थि विसर्जन का जो कार्य था वो पीलीभीत हाउस का जो गंगा घाट है वहाँ पे किया गया। हालांकि इसमें यहाँ पे अतिरिक्त जो पुलिस बल था वो तैनात किया गया था। खास तौर पर ये बात देखने के लिए मिली है कि यहाँ पे जो देओल परिवार था वो कहीं ना कहीं मीडिया से दूरी बनाए रखी। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जो सोशल मीडिया पे कुछ मीडिया चैनलों पे ये अफवाह फैलाई गई थी कि धर्मेंद्र का निधन हो गया, जिसके बाद यहाँ पे जो परिवार था वो काफी चिंतित हो गया था। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर कई सवाल भी खड़े किए गए थे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो देओल परिवार था उन्होंने अस्थि विसर्जन का जो कार्यक्रम था वो विधिवत पूजा पाठ के साथ जरूर किया है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे जो है बच्चन जी की माता का जब निधन हुआ था उनकी अस्थियां यहाँ पे पहुंची थी, या फिर इससे अलग कई बड़े व्यापारी और जो उद्योगपति ऐसे हुए जब उनकी अस्थियां या उनके परिवार के किसी जन की कोई ऐसे मौत हो जाती थी, तो उसके बाद जब उसकी अस्थियां आती थी तो वो मीडिया को अपना ज्ञान भी देते थे, अपनी जो मन की बातें होती थी वो साझा भी करते थे। लेकिन ऐसे में सबसे पहले यही देखा गया था कि यहाँ पे देओल परिवार ने मीडिया से दूरी बनाए रखी है। जी मनोज। निश्चित रूप से मनोज कश्यप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सनी देओल के बेटे करण ने दादा की अस्थियों को विधि विधान से गंगा में प्रवाहित किया। इस दौरान पूरा देओल परिवार जो है वो मौजूद रहा। हर की पौड़ी घाट पर विसर्जित की गई धर्मेंद्र की अस्थियां। पूरा देओल परिवार इस दौरान मौजूद रहा। सनी देओल के बेटे करण ने दादा की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की। मीडिया से दूरी परिवार ने बनाए रखी।
तो अंतिम विदाई शांति के साथ देने पर फोकस किया गया। मीडिया से पूरी तरीके से दूरी देवल परिवार ने बनाई। हरिद्वार से अहम खबर आपको दिखाने बॉलीवुड आइकॉन धर्मेंद्र की अस्थियां हर की पौड़ी पर गंगा में विसर्जित की गई हैं। धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल के बेटे करण देओल ने अपने दादा की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की। इस दौरान पूरा देओल परिवार मौजूद रहा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर। उत्तराखंड में शराब अब महंगी होगी। 15 दिसंबर से लागू होगा नया वैट। राज्य सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 में संशोधन किया है। एक्साइज ड्यूटी पर फिर से 12% वैट लगाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, कंट्री मेड अंग्रेजी शराब के पौवे पर 10 रुपए की बढ़ोतरी होगी, जबकि बोतल पर 40 रुपए महंगी मिलेगी ये शराब। विदेशी शराब की बोतल पर 100 रुपए तक बढ़ोतरी की जाएगी। बढ़ोतरी होगी। पड़ोसी राज्यों से तस्करी ना बढ़े, इसलिए यह फैसला लिया गया है। तो 12% वैट एक बार फिर से शराब पर लगेगा। विदेशी शराब पर 100 रुपए प्रति बोतल पर बढ़ोतरी होगी। पड़ोसी राज्यों से तस्करी ना बढ़े, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया। तो देहरादून से अहम खबर। उत्तराखंड में शराब महंगी हुई। राज्य सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 में संशोधन किया। एक्साइज ड्यूटी पर फिर से 12% वैट लगाने का फैसला। कंट्री मेड अंग्रेजी शराब की क्वार्टर पर 10 रुपए की बढ़ोतरी होगी, जबकि बोतल पर 40 रुपए बढ़ेंगे। वहीं विदेशी मेड शराब की अगर बात करें तो 100 रुपए प्रति बोतल पर बढ़ोतरी होगी। और अगली खबर विकासनगर से है, जहां कोटी इछाड़ी डैम के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब इछाड़ी डैम में हुए पानी के ओवरफ्लो को देखते हुए अचानक टोंस नदी में पानी छोड़ दिया गया, जिसमें आज डैम साइड की डाउन स्ट्रीम में काम कर रही एक पोकलैंड मशीन अपने ऑपरेटर समेत फंस गई। ये घटना विभाग की ओर से घोर लापरवाही का परिणाम है, जिसने एक मजदूर की जान को खतरे में डाल दिया। जहां कोटी छाड़ी क्षेत्र में ऑपरेटर पोकलैंड मशीन के जरिए यूजीवीएनएल विभाग के लिए इछाड़ी डैम की डाउन स्ट्रीम साइट पर काम कर रहा था, तभी बिना किसी पूर्व सूचना या चेतावनी के डैम से अचानक पानी भारी मात्रा में छोड़ दिया गया। देखते ही देखते प्रचंड
जल वेग ने ऑपरेटर को मशीन समेत नदी के बीचों बीच घेर लिया। अचानक आए पानी से वहां अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि मौके पर काम कर रहे ठेकेदार के मजदूरों और यूजीबीएनएल कर्मियों ने समय रहते सूझबूझ का परिचय देते हुए खुद ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद एक लंबी फ्लेक्सिबल पाइप को सहारा बनाकर ऑपरेटर तक पहुंच बनाई और काफी जद्दोजहद के बाद ऑपरेटर को मौत के जबड़े से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ऑपरेटर के बाहर निकलते ही लोगों ने राहत की सांस ली, तो वहीं पानी का वेग कम होने के बाद पोकलैंड मशीन को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर बड़कोट से है, जहां नगर पालिका क्षेत्र में जारी 7 दिवसीय रवाई शरदोत्सव संस्कृति एवं पर्यटन विकास मेला अपनी पूरी शान के साथ आगे बढ़ रहा है। मेले की छठी रात्रि संध्या गढ़ रत्न स्वर सम्राट नरेंद्र सिंह नेगी के नाम रही। हजारों की भीड़ नेगीदा के सुरों पर झूमती रही और पूरा शरदोत्सव स्थल सांस्कृतिक उमंग से सराबोर रहा। नेगीदा के मंच पर पहुंचते ही दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। खचाखच भरे पंडाल में लोग रात देर तक अपने पसंदीदा लोक गायक के गीतों का आनंद लेते रहे। हर धुन पर तालियों की गूंज गूंजती रही और वातावरण लोक संगीत की मिठास से भर गया। कार्यक्रम की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे चक्राता विधायक व पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह चौहान तथा यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद आयोजक समिति के पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल ने नरेंद्र सिंह नेगी, उनकी पत्नी उषा नेगी और उनकी टीम का शॉल व पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया। नेगी दा के मधुर गीतों और लोक धुनों ने न केवल संध्या को यादगार बनाया बल्कि पूरे रवाई घाटी को सांस्कृतिक रंगों में रंग दिया। जी, आज हमारी समिति ने इलेक्शन का शेड्यूल जो है ऑन कर दिया है और उसके हिसाब से कल 3 तारीख जो है लास्ट डेट है मेंबरशिप जो हमारी होती है उसके ड्यूज फाइनल करने की। कल के बाद बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव की तिथि घोषित हो गई है। आगामी 15 दिसंबर को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मतदान होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुर्बान अली ने जारी अधिसूचना के अनुसार चुनाव प्रक्रिया आज बकाया राशि के भुगतान की अंतिम तिथि के साथ शुरू होगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।
जिस पर आपत्तियां 5 दिसंबर 2025 को शाम 4 बजे तक दर्ज कराई जा सकती हैं, जिसके बाद 6 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। वहीं नामांकन पत्र क्रय करने की तिथि 8 दिसंबर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। नामांकन 9 दिसंबर को 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक जमा होंगे। नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी 10 दिसंबर को शाम 4 बजे तक की जा सकेगी। इसके बाद उम्मीदवारों के नाम की पदवार प्रकाशन सूची 11 दिसंबर को जारी की जाएगी। और 15 को मतदान की। उसके बाद जो है कि आज हमारी समिति ने इलेक्शन का शेड्यूल जो है ऑन कर दिया है और उसके हिसाब से कल 3 तारीख जो है लास्ट डेट है मेंबरशिप जो हमारी होती है उसके ड्यूज फाइनल करने की। कल के बाद मेंबरशिप जिन जिन लोगों की ड्यूज क्लियर होंगे वो मेंबर बन जाएंगे, वोट देने के लिए इंटाइटल हो जाएंगे। उसके बाद जो दूसरी डेट है और भी कई बीच में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। जो उसके बाद जो मेन है वो है नॉमिनेशन फॉर्म जो है हमारा 8 तारीख को बिकेगा और उसकी जो नाम वापसी होगी 5 तारीख को 8 तारीख को नॉमिनेशन फॉर्म बिकेगा और उसके बाद 10 तारीख को जो है स्क्रूटनी होकर के नाम वापसी हो जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शुकाताल झील के सौंदर्यीकरण के मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की है। आपको बता दें, पूर्व के आदेश पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण कोर्ट में पेश हुए। उनके द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि झील के चारों तरफ बाउंड्री वॉल लगाने के साथ ही पर्यटकों के लिए लिफ्ट लगाई गई है। कोर्ट ने झील के चारों ओर गंदगी को लेकर नाराजगी व्यक्त कर सफाई कराने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 8 दिसंबर की तिथि नियत की है। इधर आ जाओ, चले जाओ। अभी तक झंडा हिल रहा था। उसका समस्या तो कोई मुझे तो लगा गई हो। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।